दिमाग जिसको हम ब्रेन कहते हैं, ये हार्डवेयर है हमारा। मन आखिर इतना हावी क्यों है? क्योंकि बेसिकली पावर मन के हाथ में होती है। आनंद की खोज नहीं की जाती है, आनंद की सृष्टि की जाती है। हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। रेड लाइट हो गई, हम रुके हुए हैं, धूप है, सबके लिए धूप है। आप सबका व्यवहार अलग देख सकते हो उसमें। कुछ लोग बाकायदा गाली देते, मुझे धारा प्रवाह गाली देते नजर आते हैं। जो व्यक्ति चिल है, इसका मतलब वो शांत है अंदर से। पहले लोगों को मैं देखती थी कि अगर लाइट चली गई है तो छतें गुलजार हो जाती थी। तो जब आप बात करते थे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आपको वैलिडेशन मिल जाता था। वो कहते हैं ना, फेसबुक पे 1200 लोग हैं आपके दोस्त, रात को फोन करके बुलाने के लिए कितने हैं। हमारा सोशल इंटरेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो रहा है। कॉलर पकड़ा, दो लगाए और हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हमको इस तरह से घूर के देखने की। मैं आपसे पूछूं कैसे हैं ब्रिजेश जी, एक मैं ऐसे पूछूं कैसे हैं ब्रिजेश जी। आज के दौर में नहीं बोलना बहुत बड़ी समस्या होगी। अगर आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं तो आप झूठ बोलेंगे। इससे बड़ा मिथ है नहीं कोई कि सब आपको अच्छा कहेंगे। उस सेशन में भी जो कुछ भी बताया जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो जादू नहीं हो जाएगा। हम समाज के हिसाब से कम और व्यक्तित्व के हिसाब से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। ऐसा कैसे संभव है कि हमने पुष्पक विमान की बात की हो, मन की बात ना की। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बतकही चौक में। आज हमने फिर से पंचायत सजा ली है। आज का जो मुद्दा है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया में जाके, शहर में, घर से बाहर जीत जाते हैं, लेकिन एक जगह हार जाते हैं, वो भी खुद के अंदर। दो तरह की सोसाइटी होती है। एक सोसाइटी वो जो हमें दिखती है, जहाँ पे हम जीते हैं, और एक वो सोसाइटी जो अपने अंदर पाल के रखते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो कई ऐसे सवाल थे आज के दौर में जो मेरे साथियों के जहन में आ रहे थे और मेरे भी जहन में आ रहे थे। तो मैंने सोचा इस बार बतकही चौक पे बतौर मेहमान किसी ऐसे शख्सियत को बुलाया जाए जो इन सभी सवालों का जवाब देने में सफल रहे और जवाब भी दे। तो हमने डॉक्टर अल्पना रस्तोगी जी को बुलाया, जो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखती हैं और बच्चों को भी पढ़ाती हैं, समझाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पंचायत में। हम पंचायत में वही सवाल रखते हैं जो मतलब पंचायत जिस पे होती है। तो सबसे बड़ा ये है कि ये साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी को अगर हम बहुत साधारण शब्दों में कहें तो इसे हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। यानी ये वो शास्त्र है जिससे हम इंसानी मन को समझने का प्रयत्न करते हैं। अब सवाल आता है मन क्या है। तो जैसा मैंने बहुत साधारण शब्दों में मैं बता सकती हूँ कि मन हमारा सॉफ्टवेयर है। कोई भी सिस्टम, क्योंकि अब ज़माना कंप्यूटर का है, सिस्टम है, एंड्रॉयड एंड ऑल सारे सिस्टम्स चलते हैं। तो इस भाषा में जो आजकल लोगों को समझ में आएगा वो यही है कि अंदर का सिस्टम चलाने वाला हमारा मन है। और ये जो हमारा मनोशारीरिक यंत्र है, जिसको हम साइकोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, वो कंट्रोल होता है उससे। तो इस मन को समझने का जो शास्त्र है उसको मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन अब मनोविज्ञान में भी दो बात आ जाती है, एक तो मन आ जाता है और एक दिमाग आ जाता है। तो क्या ये दोनों एक ही सिस्टम है कि अलग अलग है? इसको हम ऐसे समझें ब्रिजेश जी कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला रिश्ता है। दिमाग जिसको हम ब्रेन कहते हैं, ये हार्डवेयर है हमारा, यानी हमारा फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी है। जब आप शरीर के ऊपर वाले हिस्से को सर्जरी के दौरान खोलते हैं तो जो चीज़ आपको दिखती है वो दिमाग है। लेकिन ये दिमाग अगर सॉफ्टवेयर यानी हमारा मन यानी प्राण ना हो तो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरह से जैसे कंप्यूटर में अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो डब्बा है, और अगर सॉफ्टवेयर है तो वो बिना किसी हार्डवेयर के सपोर्ट के चलेगा नहीं। दिमाग और मन का रिश्ता ऐसा ही है। ऐसा है कि दिमाग हमारे पास कितना भी अच्छा हो, लेकिन मन दिमाग पे कुछ ज़्यादा हावी होता है। कि आपको क्या लगता है, आपने अभी तक स्टडी में क्या पाया कि मन आखिर इतना हावी क्यों है?
क्योंकि बेसिकली पावर मन के हाथ में होती है, दिमाग के पास कुछ नहीं है। दिमाग के पास सिर्फ फिजियोलॉजिकल एक कुछ रक्त कोशिकाएं हैं, कुछ ब्लड का सर्कुलेशन है, न्यूरॉन्स हैं जिनसे वो सारे मैसेज पहुंचाता है। लेकिन जब हम इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन में आते हैं तो हमारा मन एक्टिव होता है, यानी हम सीखते हैं। बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको लर्निंग, इमोशन, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें हमारे मन से संबंधित हैं। तो हम जब समाज में रहते हैं तो चीज़ें सीखते रहते हैं धीरे धीरे, उनसे हमारा एक संवेगात्मक या इमोशनल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और इमोशनल डेवलपमेंट की वजह से हमारा जो इंटरेक्शन है सोसाइटी में वो फिर एक एक्सपीरियंस बनाता है, और वो एक्सपीरियंस हमारी वापस लर्निंग पर शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का क्रम है जो बचपन पैदा होने से मरने तक चलता ही रहता है। इसीलिए क्या आजकल जो लोग खुश नहीं रहते हैं मन के कारण? हम खुश भी मन के कारण ही रहते हैं, हम इसका पॉजिटिव साइड भी देखेंगे। दिमाग की वजह से हम खुश नहीं रहते, दिमाग की वजह से तो वो खुश रहने में हमें सपोर्ट करता है। मन के कारण खुश नहीं रहते। हाँ, प्रसन्नता या खुशी या हैप्पीनेस जिसको हम कहते हैं, ये हमारा मन है जो जिसका आधार है, इस प्रसन्नता का आधार है। पहली बात तो ये कि जैसे हमने कहा कि हमारी प्रसन्नता समथिंग, मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने एक चीज़ लिखी थी जो मुझे आज तक लगता है कि सच है, वो है आनंद की खोज नहीं की जाती है, आनंद की सृष्टि की जाती है। जैसे ये भारतीय वाङ्मय में कहा जाता है। और आनंद की सृष्टि मतलब ये हमारा मन है जो खुश रख सकता है हमको, वरना बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अपने कुछ लोगों को देखा होगा, बहुत सामान्य, बहुत लाइटली चीज़ों को लेकर के, सामान्य रह करके, चीज़ों में खुश रह करके चलते रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है उनके पास कुछ नहीं होता लेकिन बहुत चिल रहते हैं, बहुत चिल रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इट्स ओके। अगर उनसे कह दिया जाए कि भाई तुम्हारा ये पैंट फटा है या तुम्हारी ये चप्पल टूटी है, तो कहते कोई बात नहीं, इट्स ओके। जैसे हमारे ही दौर में हम लोग कहते हैं कि हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, चैन से रहो। तो वही आप कह रही हैं। बिल्कुल। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि अगर वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं या कुछ नहीं भी हो रहा है, ऐसा कुछ खास उनके जीवन में नहीं हुआ जिसको हम कष्ट की श्रेणी में रखें। जैसे महिलाओं के जीवन में अगर सुबह काम वाली ने फ़ोन किया कि आज हम नहीं आ पाएंगे, तो वो दिन बहुत कष्टकारी हो जाता है उनके लिए, जिसमें हो सकता है उनको कुछ ना ही करना हो, कोई इतना बड़ी बात ना हो, लेकिन ये बात उनको उनका मन खराब कर देती है। तो ये जो मन खराब होने की स्थिति है, ये बहुत ज़्यादा और बहुत रेगुलर अब ये बढ़ती चली जा रही है। ये यही आप कह रही ओवर थिंकिंग उसके बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने कहा ना कि कुछ लोग उसी स्थिति में बहुत खुश रहते हैं, सामान्य रहते हैं। ये ट्रैफिक को अगर हम ज़रा सा एक्सप्लेन करें तो समझ में आ जाएगा कि अभी रेड लाइट हो गई, हम रुके हुए हैं, धूप है, सबके लिए धूप है, आप सबका व्यवहार अलग देख सकते हो उसमें। कुछ लोग बाकायदा गाली देते, मुझे धारा प्रवाह गाली देते नज़र आते हैं, और कुछ लोग बैठ कर के गाड़ी बंद करते हैं, कान में म्यूज़िक लगाते हैं या इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल ख़त्म करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, देखेंगे जो होगा देख लेंगे, जाएगा जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो ये जो 3 तरह का हमारा रिएक्शन है एक सेम सिचुएशन में, ये हमारी मानसिक स्थिति या आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। जैसे अगर हम ये बात कहें कि जो व्यक्ति चिल है, इसका मतलब वो शांत है अंदर से, उसको पता है ये 10 मिनट जो 120 सेकंड दिखा रहा है, इसके बाद ही हरी बत्ती होगी, इसमें इसके पहले हमारे चिल्लाने से जल्दी होगा नहीं। कुछ जो व्यक्ति अंदर से द्वेलित है, डिस्टर्ब्ड है, वो उसको ये बात समझ ही नहीं आएगा, उसको लगेगा कि हॉर्न बजाएंगे, कुछ तो करना है। वो रेस्टलेसनेस जो है वो हमारे अंदर की है, जो बाहर परिलक्षित होती है हमारे व्यवहार में। और जो व्यक्ति शांत है उसका ये अपना मानना है कि इसमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ नहीं करना है तो आंतरिक रूप से इरिटेट हो लो, लेकिन
कुछ बाहर से मत निकालो। नहीं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ब्रेन और मन की बात कर रहे थे, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक नया वर्ड निकलता है वो ओवर थिंकिंग होता है। दिमाग और मन के साथ नहीं, थिंकिंग तो डियर मन का ही काम है। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ये क्योंकि उसमें दिमाग लग रहा है ना कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये लाइट है, ये लाइट क्यों जल रहा है, पावर कट हो जाए, इसमें अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और मन का भी इस्तेमाल, अपने मन से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जहाँ पे दोनों एक साथ प्रवाह होता है वहाँ पे बवाल होता है। बवाल होता है। तो और ये आज के दौर में कुछ ज़्यादा हो रहा है। हाँ। हर किसी के पास ओवर थिंकिंग है। ओवर, मेरे बगल वाला मेरे सामने ही गाड़ी उसने खरीद लिया है, उसने नेक्सन खरीद लिया है, मेरे पास टियागो है, वो बड़ी गाड़ी रखा है एक्सयूवी, मेरे पास ये है। हम अपने मन के हिसाब से अपने दिमाग को चला रहे हैं, और जब ऐसा हम करने लगते हैं तो खुद में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जी। तो इस पे कैसे कंट्रोल पाया जाए? सबसे पहले तो ये जो बात हम कर रहे हैं ना कि हमें कंट्रोल पाना है, ये बात गलत है। कंट्रोल करने की कोशिश में ही तो ओवर थिंकिंग हो रही है। अच्छा। क्योंकि ये जो नियंत्रण करने का, हम कंट्रोल फ्रीक हो गए हैं धीरे धीरे। हमने हर चीज़ पे कंट्रोल चाहिए क्योंकि होने लगा है ना कंट्रोल। पहले भाई लाइट चली जाती थी, और जब तक पावर हाउस वालों की कृपा नहीं होगी नहीं आएगी। लोड शेडिंग है कि कहीं कुछ टूट गया है, कुछ हो गया है, जब तक तो हम धैर्य से उसके साथ रहने लगे थे, क्योंकि हमें पता था कि भाई इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। आज हमारे पास इन्वर्टर है, और वो भी डिस्चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज हो गया तो जनरेटर है, नहीं है तो फिर हम पावर हाउस वालों के पास, क्योंकि हमें सुविधाएं मिलती जा रही हैं। तो जब हम धैर्य खत्म करते जाते हैं, और ब्रिजेश जी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि हमने आज के दौर में फिजिकल एक्टिविटी लगभग हाशिए पर है। हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद ये जो यंत्र है इसको चलाने के अलावा बेसिकली चाहे छोटा हो बड़ा हो वृद्ध व्यक्ति हो, मैंने बहुत कम एक्टिविटी उनको देखी है। पहले लोगों को मैं देखती थी कि अगर लाइट चली गई है तो छतें गुलजार हो जाती थी, सब छत पर बैठ जाते थे, इंटरेक्शन होता था। तो जब आप बात करते थे तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आपको वैलिडेशन मिल जाता था। जैसे मुझे ये लग रहा है कि ब्रिजेश जी ये जो आपका स्टूडियो है, इस स्टूडियो में मतलब कौन कौन से सिस्टम हैं? मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं खुद सोचती रहूं इसके बारे में, या मैं आपसे बात कर लूं। जब मैंने आपसे बात कर ली तो ये सोचना बंद हो गया। लेकिन जब हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि बात करने के लिए सामने वाला कोई चाहिए, और वो लोग नहीं हैं अब। और ये मैं पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, 25 सालों से मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। तो मैं 10-15 सालों से ये चीज़ देखती जा रही हूँ कि धीरे धीरे लोगों के पास लोग नहीं हैं। वो कहते हैं ना, फेसबुक पे 1200 लोग हैं आपके दोस्त, रात को फ़ोन करके बुलाने के लिए कितने हैं वो आप काउंट भी नहीं कर सकते, वो शायद एक भी नहीं होता। तो जब इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसके साथ आप अपना मन हल्का कर सकें, तो आपके पास, क्योंकि ये तो मन में सवाल तो चल ही रहे हैं ना, और वो चलते रहते हैं तो आप उसे अपने तरीके से देखते रहते हैं। कैसे देखते हैं? आपके पास गूगल है, आपके पास बहुत सारे ऐसे। कुछ दिन पहले मैं एक कोट पढ़ रहा था कि दिल खोल के बात कर लिया होता अगर यारों से, तो हमें दिल ना खोलना पड़ता है औजारों से। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमारा सोशल इंटरेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो रहा है। आप एक परिवार में, और ये सच बात है, ये बात मजाक की नहीं है, ये बात मीम्स जो बनते हैं उसकी नहीं है। आप किसी भी घर पे चले जाइए, शाम को 4 लोग बैठे होंगे डाइनिंग टेबल पर, बात नहीं हो रही होगी, चारों अपने फ़ोन में बिजी, चारों अपने फ़ोन में बिजी होंगे। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि भाई तुम लोग बात किया करो, तो कहते हैं खाना साथ में खाएंगे। तो मेरे एक पेशेंट ने अपनी फैमिली में ये बात लागू तो कर दी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा क्या करते हो खाना खाते वक्त? कहते हो वो अपना फ़ोन चलाते हैं, मैं अपना फ़ोन चलाता हूँ। तुमने खाना अलग ही खा लो, इससे अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वही आती है कि जब हम बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं बात करने से बात बनती है, ये बात हम भूलते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं फिर, इसीलिए हमने बहुत सारे ऐप्स ढूंढे। हम इलेक्ट्रॉनिकली बात करते हैं, मैसेजेस पे बात करते हैं, हम फ़ोन पे बात नहीं करते हैं। मेरे 85 इयर्स के ओल्ड पिताजी हैं, उनको अगर कह दो कि पापा मैं फ़ोन करूं, तो कहते नहीं मत करो फ़ोन, मेरा मन नहीं भरता। आके बैठ के बात करो, आके बैठ वही बात करो, लेकिन वही बात बैठ कर करो। तो वो जो ह्यूमन स्टिमुलेशन होता है वो ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जैसे हमने अपनी प्रकृति से विरोध मोल ले लिया हो। तो जब ये होता है
तो हमें इरिटेशन तो होगा ही, और उस इरिटेशन की वजह से कहीं ना कहीं ये जो ओवर थिंकिंग की परेशानी है ये बढ़ती चली जाती है, और इसके बाद बिहेवियरल इश्यूज शुरू आपने होते हैं। एक शब्द कहा इरिटेशन। अब मैं खुद में देख, एक होता है इरिटेशन, एक होता है गुस्सा। कि आप पर अपने किसी भाव को इरिटेशन का अगर रूप देती हैं तो क्या बेहतर है कि गुस्सा आ जाना बेहतर है? देखो, पहले तो मैं इनको समझा दूं कि ये हैं क्या। इरिटेशन को हम ऐसे मानते हैं कि हम सप्रेस्ड एंगर है हमारा, अपने अंदर है, अपने अंदर है, हम उसे कह नहीं रहे। हमें कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, या जैसे अगर मान लो तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन वो मेरे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये अंदर रह नहीं पाएगा। किसी दिन कोई छोटी सी बात होगी और तुम्हारा गुस्सा निकल जाएगा, तुम फट जाओगे। तो क्या होता है कि ये बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, एग्रेशन के इश्यूज बहुत हो रहे हैं। मतलब अब तुम देखोगे छोटे छोटे बच्चे कॉलर पकड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं तुरंत, कि कुछ हुआ, तुमने कहा। और मैंने एक चीज़ और मार्क की है, मैं यहाँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से ज़रूर कहूँगी कि मैंने आज से ज़्यादा नहीं 15 साल पहले तक लड़कियों को ओपनली गाली देते नहीं सुना था। अरे ये बात मैं भी नोटिस किया था, गाली देना, वो कुछ शब्द बोलने में भी बचती थी। हाँ, मतलब अगर हो रहा होता था तो वो नहीं बोलते थे। मैं इसमें फेमिनिज्म की बात नहीं करूँगी, मैं इसे ह्यूमनली देखूंगी कि, और पहले लड़के भी थोड़ा ये ध्यान रखते थे कि अच्छा माँ खड़ी हैं, कोई और खड़ा है तो उनके भाषाओं का इस्तेमाल अभद्र भाषा, या पिताजी भी खड़े हैं तो उनके सामने अभद्र भाषा ना बोली जाए। लेकिन अब ये चलन इतना बढ़ गया है कि मैं देखती हूँ छोटे बच्चे 12, 13, 14 साल के बाद जिस धारा प्रवाह उसमें बात करते हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, गुस्सा भी नहीं है, इट इज़ देयर लैंग्वेज। हो क्या रहा है कि ये एग्रेसिव लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं हम सीखते जा रहे हैं, ये हमारा मोड ऑफ कंडक्ट हो गया है। क्या ये सोसाइटी से हम ले रहे हैं कि ये कूलनेस का एक वो हो गया कि हम ऐसे अगर बात करेंगे तो हम कूल दिखेंगे? पहले सोसाइटी से लिया और अब हम कूल दिख रहे हैं। माने पहले तो हमने इस चीज़ को ऐसे देखना शुरू किया कि ओके फाइन, आप को गुस्सा आया, आपने गाली दी, और लड़कियां इस बात पर कह सकते हैं, मैं ऑल्सो एक स्त्री हूँ, आई एम ऑल्सो अ वुमन, तो इस बारे में कह सकते हैं लोग फेमिनिज्म की बात करें, लेकिन कि हमें लड़कों की तरह, मतलब लड़के गाली दे सकते हैं, हम गाली नहीं दे सकते हैं। तो हमने इस पूरी दौड़, इस होड़ में एक चीज़ करी, हमने बेसिक चीज़ें उनसे हटा ली। तो वो गाली देना, बात करना, ये जो अभी आपने कहा था ना, मतलब अब आज आप लड़कियों का गुस्सा, मुझसे 2-4 दिन पहले किसी ने पूछा था कि ये पहले तो लड़कियों पर अत्याचार होते थे, अब लड़कों पर भी होते हैं। हमने कहा भाई, दो इंसान हैं, दो इंसानों में जिसने भी जो भी किया, इसको लड़का लड़की की तरह हम देखना शुरू करेंगे तो हम चरित्र के विषय में बात नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने ये एग्रेशन हमने इनकलकेट किया। हमने उनको ये बताया कि आप इस ढंग से अपनी नाराज़गी व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप गाली देते हैं तो इट्स कूल, इससे आपका अंदर का निकल जाता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताऊं, इस तरीके से आपने एक नया तरीका अपने व्यवहार का सीख लिया। तो वही बात है, इरिटेशन तक अपने भाव को रख लेना बेहतर है कि गुस्सा निकाल देना चाहिए? ये जो सोसाइटी निर्भर करती है बात, निर्भर करती है वो सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन कैसा है। मुझे लगता है कि गुस्सा निकालने से पहले जब आपके अंदर ये बात इनकार, मतलब ज़रा सा भी लगे, तो असर्टिवली बात कर लेनी चाहिए। आप ये दो बातें कर रहे हैं, तो 3 मोड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें। एक होता है पैसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक होता है एग्रेसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप पहली वाली बात करें कि अपने अंदर रख लेना, ये पैसिव मोड ऑफ एग्रेशन है। बात खत्म नहीं हुई लेकिन हमने सोचा जाने देते हैं, इस पर क्या ही बात करी जाए। एग्रेसिव क्या होता है कि नहीं, तुमने हाउ डेयर यू, कॉलर पकड़ा, 2 लगाए, और हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हमको इस तरह से घूर के देखने की। एक होता है असर्शन, ये इन दोनों के बीच की बात होती है कि जब आपको रेस्टलेसनेस हो, या मान लो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं समझ में आई, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिजेश मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपकी ये बात जो मुझे है ये थोड़ी कम अच्छी लगी, तो ये बात आप तक पहुंच भी जाएगी। इट विल नॉट बी रिपीटेड, यानी विरोध दर्ज करा दिया, विरोध दर्ज कराना चाहिए। और ये तुरंत होना चाहिए कि कुछ देर आराम से?
ये निर्भर करता है आपकी मानसिक और संवेगात्मक यानी भावनात्मक स्थिति पर। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो मैं जनरली लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा टाल दो, इनसे अपने अंदर बात करो कि मैं इनसे शाम को बात करूँगा। तो शाम तक होते होते पहले तो वो फ्रॉथ कम हो जाता है, फिर ये होता है कि आपको पता लग जाता है ये इतनी गधी सी बात है, इससे जवाब क्या मिलने वाला है, ये आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग। तीसरा बात होती है कि आपको करनी ही पड़ेगी बात, तो आप बात करोगे, आप अपनी बात समझा पाओगे। ज़्यादातर झगड़ों में आप लोगों ने महसूस किया होगा एक चीज़ आती है, तुमने मुझसे ऐसे बात कैसे की, क्या बात की इस पर बात नहीं होती है, तुमने ऐसे कैसे बात की। एक फिल्म था, आपने बहुत अच्छा बोला, पीके, उसमें आमिर खान आया होता दूसरे गोला से बताता है यहाँ पे अच्छा बोलने का अलग है, अच्छा 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 तुम सिखा रहा है। हाँ। तो एक वर्ड एक ही है, लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज से, बोलने के तरीके से, फेस एक्सप्रेशन से उस अच्छा का भाव बदल जाता है। राइट। तो जब आप बात कर रहे हैं, क्या आप बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है अगर आपके लिए, तो आपको एसर्ट करके बात करनी चाहिए और ये ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को। ज़्यादातर जो गुस्से में होते हैं लोग, उनको ये ट्रेनिंग नहीं मिलती है, उनको ये ट्रेनिंग देनी पड़ती है जब वो बहुत ज़्यादा उनमें क्रोध की चीज़ें। अभी आपने एक और बात कही थी कि भाव बदल जाते हैं, तो ये जो भाव होते हैं, मैं आपको बता दूं, बॉडी लैंग्वेज में हमारा जो 75 से 80% हिस्सा है बात आपके अंदर जाने का, जिसको हम कम्युनिकेशन कहेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पर, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच, राइट, और दूसरा आता है आपका जेस्चर, आपके चेहरे के भाव, और तीसरा आपका आता है आपका पोस्चर, राइट। एक मैं आपसे पूछूं कैसे हैं ब्रिजेश जी, एक मैं ऐसे पूछूं कैसे हैं ब्रिजेश जी, इन दोनों बातों का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम ऐसे बैठ करके आपसे बात करेंगे तो ये हम पूछेंगे ना आपसे कि, तो आपको लगेगा अच्छा ये सुनना नहीं चाहती हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही हैं। या अगर हम पूछें कैसे हो, तो दैट मीन्स हम इंटरेस्टेड हैं बात करने में। तो ये जब हम बच्चों को मनोविज्ञान पढ़ाते हैं और मनोवैज्ञानिक जो बडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, इनको जब ट्रेन करते हैं तो ये ज़रूर बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए ताकि सामने वाला तुम्हारे साथ खुल के बात कर सके। यानी एक तरीके से पहले इसका पॉजिटिव, आप अपने बिहेवियर को, अगर बहुत आप गुप्त गुंडे हैं तो पहले साइकोलॉजी सीख लीजिए अपने अंदर की गुंडई छुपा के आप कैसे रख के सामने, मतलब सामने वाले को मूर्ख बना सकते हैं। ये जरूरी है ना आज के दौर में, नहीं तो आप सरल हो जाइए। ये 2 बात है, या तो आप साइकोलॉजी सीख लीजिए कि आप समाज में जाके आपके अंदर जितना भी शेर हो, लेकिन आपको पता है कि कैसे अपनी बात रखनी है, नहीं तो आप सरल ही होकर जाइए तो बेहतर है। देखो जो पहला वाला एग्जाम्पल है उसमें आप अपने अंदर कष्ट बना रहे हैं, क्योंकि आपका जो भाव है वैसा आप है नहीं, नितांत जो व्यक्तित्व है ना, उससे आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो बिल्कुल अपोजिट व्यवहार कर रहे हैं। तो वो कितने दिन चलाएंगे आप? एक ना एक दिन आपके अंदर का ये धैर्य, ये सब्र खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सरल हो जाते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाती हैं डील करना। कि आप अगर कह दें कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, ये आसान हो जाता है आपके लिए। बहुत अच्छा आपने सवाल बोला। आज के दौर में नहीं बोलना बहुत बड़ी समस्या हो गई। आप अगर कोई भी आपके पास आता है, ये आपको काम करना, आपने कह दिया नहीं हो पाएगा, आपसे किसी ने हेल्प मांगा कि 100 रुपये दे दो, 200 दे दो, 500 दे दो, 1000, आपने कहा नहीं है, नहीं हो पाएगा। आदमी वो नहीं कह पाता है और उसके चक्कर में 1000 बार झूठ बोलता है। तो ये किस श्रेणी में आता है? इसको भी नॉन असर्शन की बात करेंगे। जैसे कि अगर आप असर्टिव नहीं हैं, अगर आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, तो आप झूठ बोलेंगे। जैसे अगर आपने कहा ना कि किसी ने कहा 100 रुपये हमें दे दो, तो अंदर वो फिर वापस पूरी क्या कहते हैं सर्कल ऑफ थॉट घूमता है कि हमें बेवकूफ़ बना रहा, आया तो मोटरसाइकिल से, इसमें तेल नहीं लगा होगा, इनको 100 रुपये चाहिए हमसे, हमको मूर्ख बना रहे हैं। अच्छा हम इतने मूर्ख दिखते हैं इनको कि हम इनको दे देंगे, हम ही से क्यों मांगा इन्होंने, इतने सारे लोग बैठे हैं। तो ये जब जितना आप सोचते जाते हैं
और आप कह नहीं सकते। आपने अगर कहा तो आपको इमेज कॉन्शियस हैं आप, आपको लगा कि इसको बुरा लगेगा, ये अगली बार किसी चीज़ में हमको फंसा देगा, या हमारा इसका कोई बातचीत होगी तो ये हमें फंसा देगा कहीं ना कहीं, तो आप उस पर डर के मारे नहीं बोलते हैं, या आपको लगता है अरे छोड़ो हटाओ नहीं बोलते हैं, क्या ही सोचेगा, क्या ख़राब होगा, तो उसमें या तो आप एग्रेसिवली मना कर देते, क्या यार हर वक्त मुँह उठा के चले आते हो, तो उससे रिश्ते ख़राब होते हैं। नहीं तो आप अपने अंदर वो चीज़ देने लगते हैं और आपको लगता है कि यार मैं मूर्ख हूँ, ये हमें फिर बेवकूफ़ बना के ले गया। तो दीज आर द थिंग्स जो आपकी सेल्फ को परेशान कर जाता है। तो नहीं बोलने का, नहीं बोलना सिखाने के स्कूल हैं आजकल, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाते हैं, उसमें एक पार्ट ये भी हम करते हैं जिसको हम कहते हैं नहीं, हाउ टू स्पीक नो। ये बहुत बड़ी समस्या आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि लोग को वो काम करना भी नहीं होता है और वो नहीं भी नहीं बोलते, नहीं वो बोल फंसा पाते, के रखते हैं। फंसा के रखते हैं, क्योंकि नहीं बोलने का के लिए वो करेज चाहिए होता है ना, जो नहीं है। क्योंकि हम अपने आप को, जो हमारा, जिसको हमारे साइकोलॉजी में कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी हमारा जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो कहाँ है? वो नियंत्रण हमारे अंदर नहीं है, नियंत्रण बाहर है। राइट। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं अगर ये सोचना शुरू कर दूं कि ब्रिजेश जी ये सवाल पूछ तो रहे हैं, पता नहीं दर्शकों को ये चीज़ समझ में आएगी, पता नहीं दर्शक इसको कैसे लेंगे, या ये जो हमारे बंधु पंचायत में बैठे हैं ये पता नहीं कैसे समझेंगे इस बात को, पता नहीं इनको क्या लगे कि इनको तो कुछ आता नहीं है, या ये पॉडकास्ट मुझे, इतना अगर हमने सोच लिया तो फिर हम कोई बात नहीं कर पाएंगे, फिर हम वैसे ही उस फ्लो में चलना शुरू कर देंगे जिसमें आप हमसे चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कहीं ना कहीं खुद के अंदर ये पता, अपने अंदर ये जानना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हम चाहते क्या हैं अपने आप से। हम इस इमेज में रहना चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा ही कहें, और ये मिथ है, इससे बड़ा मिथ है नहीं कोई कि सब आपको अच्छा कहेंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि इस देश के प्रधानमंत्री दिन में 4 घंटे सोते हैं 24 घंटे में, 18 घंटे काम करते हैं। इतनी देर तक काम करते हैं और सिर्फ देश के विषय में सोचते हैं, और उनके विषय में लोग बात नहीं करते। करते हैं? भगवान राम को छोड़ा हमने? नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं कहा जा सकता, हर वक्त आपको कोई अच्छा कहे ये संभव नहीं है, लेकिन हम इनसिक्योरिटी में रहते हैं कि अगर हमें अच्छा नहीं कहा गया तो हम शायद, मेरा सर्वाइवल मुश्किल है इस समाज में, इसलिए हमको अच्छा तो लगना है, अच्छा तो बने रहना है, और इसी अच्छा बने के रहने के चक्कर में ये जो आप सारी बातें कह रहे हैं ना, हम व्यवहार दोषों की, ये सारी आ जाती हैं। हमारे पंचायत में आप जिक्र करे थे, बहुत लोग हैं इनसे भी जानते हैं। कृष्णा मैम, जो हमने अभी चर्चा शुरू किया तो दिमाग और मन की बात करी। मन की गति को सबसे तेज माना जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। फिर जब हम लोगों से सलाह लेते हैं तो वो भी कहते हैं कि दिमाग से सोचकर काम करो, मन से सोचा हुआ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मन को कंट्रोल करने के मार्केट में तरह तरह के साधन हैं। लोग डॉक्टर के पास भेजते हैं, तमाम तरीके के सेशन चलाए जाते हैं। तो क्या मतलब डॉक्टर के पास जाना ही या उस सेशन का भागीदार होना ही, इससे ही मन को कंट्रोल किया जा सकता है, या और भी कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने मन को कंट्रोल करके और दिमाग से कुछ जो हमारी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ें? आपने अभी खुद ही अपनी बात में जवाब दिया, अपने सवाल में जवाब दिया। आपने कहा कि इधर बहुत सारे सेशंस चलने लगे हैं जो मन को कंट्रोल करने के लिए कहे जाते हैं। इससे पहले लोगों के मन कंट्रोल नहीं रहते थे, या इतने कंट्रोल्ड होते थे, अंदर कोई सॉफ्टवेयर होता था? नहीं। जो अभी हम लोगों की चर्चा हुई थी ना कि हम सरल नहीं रहते हैं, तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, हमेशा द्वंद्व में रहते हैं, हमें दोनों चीज़ें चाहिए, या दो चीज़ों में से एक जो चाहिए वो मिल नहीं रही है, जो नहीं चाहिए वो लेनी पड़ रही है, या ऐसी चीज़ें हमें दोनों ही नहीं चाहिए और हम विवश हैं किसी एक चीज़ को लेना ही पड़ेगा। तो ये जो द्वंद्व की स्थिति रहती है ना, इस पूरी स्थिति में हम अशांत रहते हैं, द्वंद्व में रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। जैसे ब्रिजेश जी ने भी कहा कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इसी कॉन्फ्लिक्ट से तो जन्मती है कि हम बहुत सोचते रहते हैं। तो दूसरी बात ये, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा वो ये कि आपने कहा कि इसके लिए सेशन ज़रूरी हैं।
ये तब निर्भर करता है जब आप खुद से कोशिश नहीं कर रहे हैं। उस सेशन में भी जो कुछ भी बताया जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो जादू नहीं हो जाएगा, उसको करना ही पड़ेगा, और उसको करने वाले आप ही हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, सपोर्ट के लिए जब मन बहुत ख़राब हो जाता है तो हम हमेशा कहते हैं किसी एक्सपर्ट से मिल लेना चाहिए। और इसमें पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी बात ये हुई है कि लोगों में ये हिचक टूटी है कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं, और कई बार फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं कि नहीं हमें दिक्कत हो रही है, हमें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आगे ना हो जाए, तो डॉक्टर साहब हमें असेस करके बता दीजिए कुछ है कि नहीं है। ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, अब अगर वो बता रहे हैं तो अगर आप उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डॉक्टर के पास जाएं या सेशन ही लें, लेकिन अगर वाकई उलझ गए हैं तो उसके लिए कोई तीसरा व्यक्ति जो न्यूट्रल हो, जो आपसे प्रभावित ना हो। हम अक्सर क्या कहते हैं, अपने घर में दादाजी से, भाई से, बहन से, भाभी से, किसी से बात करते हैं तो हम ये सोचते नहीं हैं, पहली बात उनको ये पता नहीं है कि आपके मन की उलझन कैसे ठीक की जाए। वो कुछ चलताऊ बातें करते रहते हैं कि अरे खुश रहा करो यार, इतना मत सोचा करो। ऐसा करने से ओवर थिंकिंग ख़त्म नहीं हो जाती। तो एक एक्सपर्ट की ज़रूरत तो आपको पड़ती है। जो वही आपका मतलब एक एक्सपर्ट के तौर पे आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं सिंपल इतना सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा समय निकाल कर खुद के साथ बैठना शुरू करें, जिसमें ये फ़ोन आपके साथ ना हो, फ़ोन ना हो, टीवी ना हो, कोई चीज़ ना हो, खुद के साथ बैठें और थोड़ा पढ़ने की आदत डालें, कुछ पढ़ें। जिससे क्या होता है कि कभी कभी वो जो चीज़ें हैं, आपके प्रश्न हैं, वो उससे सुलझना शुरू हो जाते हैं। मैम, कभी कभी हम लोगों से जाने अनजाने में कुछ शब्द किसी दूसरे के लिए ऐसे निकल जाते हैं जिसका दूसरे पे भी तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं कि कहीं ना कहीं मैंने गलत बोल दिया है, और जबकि उस बात को अगला आदमी वहीं भूल गया। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी मेरा एक भाई है, उसके साथ 2-3 दिन पहले मैं एक होटल में खाना खाने गया था। तो खाना खा के निकलते वक्त मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे तो लगा मैंने बुरा बोला है, लेकिन उसको उसने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, और इसको मैं पूरे दिन तक सोचता रहा। तो इस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं? इसको एक शेर से बताती हूँ। ये शेर है कि कोई अपनी ही नज़र से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नज़र आए कैसे। तो जैसे आपने कहा कि आपने कहा ये क्योंकि आपको अंदाज़ा था कि ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, और आप अति संवेदनशील व्यक्ति भी हैं। हालांकि पत्रकारिता में ये थोड़ा विरोधाभासी है। अति संवेदनशीलता गड़बड़ करती है। तो अति संवेदनशील होने की वजह से जो आपने कहा, ये शायद आपको लगा कि ये तो मैंने ज़्यादा बोल दिया है, लेकिन आपका भाई हो सकता है वो एक्सट्रोवर्टेड हो, उसको लगे अरे 50 बातें बोलते हैं, इतनी सारी बातें अच्छी भी तो बोली हैं, बोल दिया, गुस्से में होंगे, कुछ हो गया होगा, जाने देते हैं। लेकिन ये आपने रख लिया ना, क्योंकि ये आपका व्यक्तित्व है। हम अपने व्यक्तित्व के अनुसार चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं। हम समाज के हिसाब से कम और व्यक्तित्व के हिसाब से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। तो उसने अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसे छोड़ दिया, आपने उसे रख लिया। हेलो मैम, मेरे 2 प्रश्न हैं। तो एक मैं पहले पूछना चाहूँगा, जैसे कि शुरू में ही आपने कहा और हम जानते भी हैं कि जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा जो संचालन है वो मन से ही होता है, और जो मन का निर्माण है वो हमारी बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है और फिर वो एडल्टहुड तक चलता रहता है। तो शुरू में जो हमारी फेज़ रहती है वो कहीं ना कहीं ऑटो मोड पे चलता है। हमारा परिवेश, हमारे आसपास के लोग, वे हमारे मन का निर्माण करते जाते हैं। देन अगर हम लकी रहे तो एडल्टहुड आने तक हम अपने मन का निर्माण स्वयं करने लग जाते हैं कॉन्शियसली, बट इट्स वेरी रेयर। तो क्या हम पूरी तरह से अपने मन के ही गुलाम हैं, या हम अपने मन से मुक्त हो करके एक फ्री होकर के अपना व्यवहार कर सकते हैं? जैसा कि अध्यात्म में कहा भी जाता है कि मन से मुक्त होकर के एक दृष्टा के भाव में जीवन जियो, ताकि मन की जो हलचल है, मन का जो पागलपन है, उससे हम बच सकें। थोड़ा बड़ा सवाल है और ये काफ़ी वैलिड है। देखो, जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना। वो वेस्ट में इसको मन को पढ़ने का विज्ञान था। हमारे यहाँ भारतीय वांग में जो हमारी फिलॉसफी, हमारा जो ज्ञान है, वो कई हज़ार साल पुराना है। उसने कभी मन की बात ही नहीं की
ऐसा कैसे संभव है कि हमने पुष्पक विमान की बात की हो, मन की बात ना की हो? क्योंकि मन को हमारे भारतीय वाङ्मय में बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि हाँ, वो निरंतर बदलने वाली स्थिति में रहता है। तो जो चीज़ निरंतर बदलती रहती है उसका अध्ययन आप करोगे कैसे? दूसरी बात ये कहा गया है कि मन पर विजय पाना, जो आपने कहा ना कि दृष्टा के भाव में रहना, तो दृष्टा के भाव में आने के लिए सबसे पहले खुद को शांत करना होता है। और ये जो शांति है, ये शांति हमें निर्मित करनी है अपने अंदर। जैसे बच्चों, हमारा एक बचपन होता है, हम उस बचपन को जीते हैं, हमारा एक कल्चरल बैकग्राउंड होता है, हम उस बहुत स्ट्रांगली हमें असर करता है, हम सोचते हैं उसी पैटर्न पर। लेकिन हम धीरे धीरे जब शांत होते हैं और उन चीज़ों पर विचार करने लगते हैं, तो हम उन विचारों से अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करना तो मुश्किल काम है, लेकिन व्यवहार नियंत्रित किया जा सकता है, जो धीरे धीरे आपके मन पर आपका कंट्रोल ले आएगा। तब अगर हम मन कंट्रोल करके व्यवहार नियंत्रित करेंगे तो ये उल्टी गंगा है। जैसे एक और इसी सवाल में एक और शब्द जोड़ना चाहूँगा। जैसे बच्चे के परिवेश बचपन से ही उसका तय हो जाता है उसका मन कैसे होगा, लेकिन एक ही घर में 4 बच्चे का परिवेश होता है, लेकिन चारों का मन अलग अलग कैसे होता है? वो एक ही परिवेश में एक जैसा देख रहे हैं, एक ही टीवी देख रहे हैं, टीवी पे जो चल रहा है पिताजी माताजी को एक जैसे देख रहे हैं, लेकिन उनका भाव अलग हो जाता है। क्योंकि सबके जीवन में एक तो सबका व्यक्तित्व अलग होता है। कोई अंतर्मुखी होगा बच्चा, कोई बहिर्मुखी होगा। जैसे इन्होंने कहा ना कि एक ही बात पर 2 लोगों ने 2 तरीके से देखा, तो इसी ये व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व हमारा निर्मित होता है 5 साल की अवस्था तक, उसके बाद वो सिर्फ डेवलप होता है। यानी 5 साल की अवस्था तक ये सिगमंड फ्रॉइड हैं, ये कहते हैं कि 5 इयर्स तक हम पर्सनालिटी डेवलप करते हैं बच्चे की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब पर्सनालिटी हमारी डेवलप हो रही होती है, आपने कहा जो बात, वो 4 बच्चे रिएक्शन पर और वो जो सिचुएशन वो देख रहे हैं, उस सिचुएशन से उन पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक संख्या लिख दूँ, 8 के अलावा 6 लिख दूँ, 9 लिख दूँ, तो मैं जहाँ से देखूंगी वो शायद 6 दिखेगा, आप जहाँ से देखेंगे वो 9 दिखेगा। तो ये दृष्टिकोण होता है। जैसे इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। बर्थ ऑर्डर आ जाता है, जो पहला बच्चा होता है या जो अंतिम बाद में बच्चा होता है, माता पिता की मानसिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस, माता पिता जॉइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली है, ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं। जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में इस समय 4 बच्चे हैं, 2 भांजे हैं, मेरी बेटी एक है और एक भतीजी है। सबका पालन पोषण एक तरह से हो रहा है, एक घर में हो रहा है, एक चीज होता है, एक खाना खाते हैं, लेकिन उन चारों का बिहेवियर 4 तरीके का है। हाँ, क्योंकि वो जो 4 हैं उनमें से कोई एक बड़ा होगा, 2 एक साथ, 2 एक एज के। हाँ, ट्विंस हैं, ठीक है। अगर हम ये मान लेते हैं ट्विंस भी हैं, तो पहली बात तो ये कि बायोलॉजिकली वो अलग अलग हैं, और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो एक जैसा व्यवहार हो नहीं सकता है। हम इस बात के को नहीं मानते हैं कि माता पिता अपने बच्चों में समान व्यवहार करते हैं, ये आप कर नहीं सकते। आप हमें बताएं, आप कर सकते हैं? एकदम संभव नहीं है। नहीं संभव है ना। तो माता पिता भी तो मनुष्य ही हैं, उनके लिए कैसे संभव है, जिस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला बच्चा है, माता जी को कोई अनुभव नहीं है, तो वो जो उस बच्चे के साथ उनका व्यवहार होगा वो उस बच्चे के साथ जो उनका दूसरा बच्चा है उसके साथ बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि अब उन्हें अनुभव है, अब उन्हें पता होता है, एक्सपीरियंस हो गया, तो अब हम उससे उस लेवल पर रिएक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा ज़्यादा धैर्यवान हो जाएंगे अपने छोटे बच्चे के साथ, तो इसका असर उस छोटे बच्चे पर होगा। फिर हम ये देखते हैं बाहर से कि भाई ये छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, इनको सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, सारे नियम कानून इनके सारे एक हैं, लेकिन इनमें अलग अलग तरीके का। तो ये वो बात है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि जैसे एग्जाम्पल अच्छा था। अब हम अपने इस मतलब जो इंटरव्यू उसको थोड़ा सा मोड़ते हैं। एक आता है एक शब्द बहुत ज़्यादा है कि एंजाइटी हो गया। बहुत से लोगों को इस बीच में जिनसे भी बात कर रहा हूँ वो कह रहे हैं कि यार एंजाइटी की समस्या है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, बहुत घबराहट हो रही है। तो ये क्या एंजाइटी क्या है? एंजाइटी को कह देते हैं इट इज़ अ फियर ऑफ अननोन।
ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम नहीं जानते हैं, बस डर है। हाँ, तो उससे हमें घबराहट होती है। और अब ये ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल लाइफ स्टाइल हमारा हो ही गया है। जैसे आप निर्भर करती है बात, छोटे बच्चों में जो एंग्जाइटी हो रही है वो इस बात की हो रही है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, पता नहीं मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, और मार्क्स नहीं आएंगे तो हम पढ़ेंगे, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, घर में कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर घर में मान लीजिए ये भी नहीं है तो अगर मार्क्स नहीं आए तो हम सिलेक्शन कैसे होगा, अच्छा फिर जॉब नहीं होगी तो फिर हम और कैसे आगे क्या करेंगे। तो जब जब हम इन चीज़ों को लेकर के चलते हैं तो ये फियर ऑफ अननोन है और वो ओवर थिंकिंग से लिंक्ड है। हम जितना ज़्यादा सोचते हैं हम उतना ज़्यादा एंग्शियस होते हैं। तो ये है, मतलब वो डर, मतलब जो दिखता नहीं है, जिस जो है नहीं, उस पे आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं लोग बीमार हो रहे हैं एंजाइटी को लेके। तो ये कैसे रोका जा सकता है? प्रारंभिक स्टेज क्या है, कहाँ खुद को पहचान ले, कहाँ पे रोक ले तो अर्लियर स्टेज है? जैसे मैंने कहा कि आप लगातार कई वर्षों तक नॉन असर्टिव तरीके से बात करें, किसी से पैसिवली बात करें, तो आपको एक समय आएगा जब ये एंग्जाइटी ओवर पावर कर जाएगी, आप पर बहुत हावी हो जाएगी और फिर आप उस एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उस समय आपको ये देखना, आपको सोर्स ऑफ एंग्जाइटी पता करना पड़ेगा अपना, कि आखिर आपकी एंग्जाइटी शुरू कब हुई थी। ज़्यादातर लोग जब हमारे पास आते हैं तो हम पूछते हैं कि कब से शुरू हुआ, तो वो जब बताना शुरू करते हैं मुझे कि ये 5 साल पहले, 5 साल से ये समस्या है, तो मेरा सवाल दूसरा होता है कि ये 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था, कोई ऐसी घटना थी जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, वो हुआ था जिसके बाद ये शुरू हुआ। अगर कोई चीज़ ऐसी मिलती है तो फिर उस एंग्जाइटी का प्रारूप अलग है, या हम देख रहे हैं कि वो एक पर्सनालिटी वाइज ही डेवलप हो गया है, बचपन से जज किया जा रहा है, स्कूल में खड़ा कर दिया जाता था, डांट दिया जाता था, या माता पिता भी कहते थे तुमसे कुछ नहीं होगा या तुम्हें कोई पोटेंशियल नहीं है। उसने अपने लेवल पर चीज़ें आज भले ही कुछ अचीव कर ली हों, लेकिन उसके बावजूद उसका वो डर कि लोग मुझे कैसे देखेंगे, लोग मुझे कैसे जज करेंगे, ये डर उसकी एंग्जाइटी को उसकी व्यक्तित्व में बना देता है। एंजाइटी के कारण कई ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि जिनको पैनिक अटैक आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये कैसे हो जा रहा है कि क्योंकि अपनी सोच ही इतना ज़्यादा अपने लिए हावी हो गई कि हमें सांस तक लेने में, ये मैंने शुरुआत में कहा था ना कि हम कंट्रोल यहीं से तो होते हैं, अपने मन से ही कंट्रोल होते हैं। तो हमारी सोच इतनी हम बढ़ा लेते हैं, बिल्कुल इतनी बढ़ा लेते हैं कई बार कि जो आपको हम बताएं तो आपको अक्सर लगेगा कि यार बेकार की बात सोच रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति को जिसके अंदर ये विचार हैं वो उस व्यक्ति को खाए जा रहे हैं, वो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और जब वो विचार बात नहीं कर पाते हैं आप उस बारे में, तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन अंदर होता है। लाइक अगर आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो आप इंटरनलाइज करेंगे तो एक टाइम आएगा कि मन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा और आप उसे कह नहीं पा रहे हैं कहीं, वो निकल नहीं पा रहा है कहीं, तो साइकोसोमेटिक रिएक्शन होने लगते हैं जिसमें पैनिक अटैक्स बनते हैं। तो इसी का हम मान ले कि इस दौर से जो गुजरता है वो डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। डिप्रेशन बहुत ओवर यूज्ड वर्ड है ब्रिजेश जी, बहुत ओवर यूज्ड वर्ड है। मतलब मुझे दुख होता है, हर तीसरा व्यक्ति आता है कहता है मुझे डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बड़ी डिप्रेशन एंग्जाइटी का बिल्कुल उल्टा है। हाँ, पहले जो आप कह रहे थे उसकी बात कर लेते हैं। जब प्रोलॉन्ग्ड एंग्जाइटी हो जाती है तो हम हारने लगते हैं कि नहीं हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। ठीक है। लेकिन डिप्रेशन अपने आप में एक बीमारी है और वो डिप्रेशन कई तरह का होता है। तो डिप्रेशन में के कुछ सिम्टम्स हैं कि आपका मन नहीं लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, हर उस चीज़ में जिसमें आप पहले मज़े से काम कर लेते थे वो चीज़ों में आपका मन नहीं लगेगा। आप जो खाते पीते हैं आपकी भूख कम हो जाएगी, आप पर्सनल हाइजीन को कंप्रोमाइज़ कर लेंगे कि रोज़ सुबह उठ करके नहा धो के बाल अच्छे से झाड़ के दाढ़ी वाड़ी बना करके आप बाहर निकलते थे, अब आप नहीं निकलते हैं। दूसरा, आपको या तो नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी उसमें। तो ये सारे लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। जनरली डिप्रेशन प्रोलॉन्ग्ड एंग्जाइटी के बाद आता है, लेकिन फिर डिप्रेशन नीड्स हेल्प, ये प्रोफेशनल हेल्प के बाद जाता है। मैम एंजाइटी की बात हो रही है,
तो ज़्यादातर फोकस इंडिविजुअल पे आ रहा है कि इंडिविजुअल ही जिम्मेदार है एंजाइटी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज का ताना बाना है, जो हमारा परिवेश है, वो हमें फोर्स करता है कि हम एंजाइटी लें। कि अगर एक बच्चा है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर उसे लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों लगता है? क्योंकि जो अगला है उसे अप्रिशिएट किया जा रहा है कि ये यू आर बेस्ट, तो जो दूसरा है जो उसके जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसे लगता है कि मैं उतना बेटर नहीं हूँ। या उसी के घर में कोई भाई है, यदि जब वो एडल्टहुड में आ गया, अच्छी जॉब चल रही है, उन्होंने कार ले ली, लेकिन बगल में देखता है कि मेरे से बेटर कार ले ली है, तो अभी तक वो संतुष्ट था, लेकिन जब उसने दूसरे को देखा तो वो परेशान हो गया। या फिर वो अपने आप में भी संतुष्ट है, घर पे आता है, अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन उसकी वाइफ कहती थी यार तुम क्या करते हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, उनको देखो कितना वो प्रोग्रेस कर गए। तो हम एंजाइटी ले नहीं रहे, हमें फोर्स किया जाए कि तुम एंजाइटी लो, तुम एंजियस हो जाओ। और जब हम कभी फ़ोन भी खोल देते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उन लोगों ने वो चीज़ें डाल रखी हैं जो रियलिटी में है ही नहीं, वो फेक कर रहे हैं, और उन्हें देख कर के हम एंजाइटी ले रहे हैं, और उन पे पूरा बिजनेस मॉडल चल रहा है। उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल पे ही टारगेट हो रहा है कि तुम ही बेकार हो, तुम एंजाइटी लेते हो, तुम्हारा जो है जो मेंटल कैपेसिटी वो वीक है। तो इस दूसरे पक्ष पे बात होनी चाहिए, इस पे बात नहीं हो रही है। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये एक नया रोग है, एक नया रोग है, इंटरनेट एडिक्शन। पहले तो अब तक एडिक्शन सुना होगा कि लोगों को अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है, या ड्रग्स जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनका हो जाता है, वीड वगैरह इनका एडिक्शन हो जाता है। ये नया एडिक्शन है, इसको कहते हैं इंटरनेट एडिक्शन। आप ये देखेंगे कि आपने सोशल मीडिया खोला, आपने देखा कि अरे आपकी इस फ़ोटो पर लाइक नहीं आए हैं, तो आप परेशान हो गए। एंग्जाइटी में मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ज़्यादातर जो एंग्जाइटी इन दिनों है वो हमें इंड्यूस्ड एंग्जाइटी कहते हैं, कि सोसाइटी हमें इंड्यूस कर रही है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी विद इन माई स्किन। लेकिन हमसे जब लोग कहते हैं अरे आप तो इतना पढ़ी लिखी हैं और अब यहीं लखनऊ में रह गई, आपको तो अमेरिका में होना चाहिए था। अब ये एंग्जाइटी मेरी हमने खरीदी, जबरदस्ती दे दिया गया। हाँ, अब हमें दे दिया गया। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपको हम एंग्जाइटी के अलावा भी कुछ ज़बरदस्ती दे सकते हैं? थॉट्स नहीं, थॉट्स ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं, ये घोड़ा रखा हुआ है, इससे मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं आपको देना चाहूँ आप लेंगे? नहीं लेंगे। तो हम एंग्जाइटी लेते क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें सामने वाले से वैलिडेशन चाहिए। हम ये चाहते हैं कि मेरी वाइफ मुझे पसंद करे। बिकॉज वी आर सोशल, राइट, वी आर सोशल एनिमल। आइसोलेशन में रह नहीं सकते। तो जब हम सोसाइटी में इन चीज़ों की तरफ देखते हैं, क्योंकि हम देखते ही उधर हैं, हमने कभी ये देखा ही नहीं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास नॉर्मल कार नहीं है जो आपके पास है। हम उधर नहीं जाते हैं, हम उस तरफ देखना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको तो हम पीछे छोड़ आए हैं ना, और पीछे मुड़ के देखना हमारी फितरत नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अक्सर ये होता है कि हम उस पेस को नहीं फॉलो कर पाते हैं, और उस पेस को फॉलो नहीं कर पाने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं जो बाद में फर्दर एंग्जाइटी देने लगती हैं। जैसे हमें ये दिखता है, ये तो सारा खेल एंग्जाइटी का, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफ़ेद, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, इसका है। महिलाओं में कुछ ज़्यादा पाया जाता है। नहीं, सब में पाया जाता है। नहीं ये यहाँ मैं इसलिए कहूँगी, थोप वजह से क्या है, पुरुष एक हद तक बर्दाश्त भी कर लेता है कि उसकी गाड़ी छोटी है बड़ी, लेकिन बगल में अगर कीटी पार्टी में अगर कह दिया गया तुम्हारे पति ने बहुत छोटी गाड़ी से चल रहा है, तो महिला ज़्यादा एंजाइटी ले लेती है यार। क्योंकि यहाँ मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक सीमित दायरा बना लिया है जिसमें हमारी जो पोटेंशियल हैं, हम उन पोटेंशियल को एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम उन पोटेंशियल्स पे काम नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए वो महिला अच्छा लिखती होगी, वो महिला अच्छा खाना बनाती होगी, लेकिन उस पोटेंशियल की कोई बात ही नहीं करेगा। करती क्या हो, खाना ही तो बनाती हो। खाना तो सभी बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर का पुरुष कहता होगा, ये महिलाएं खुद कहती कि अरे काम क्या करते हैं मैडम, हम खाना बनाते हैं। एक दिन ना बनाइए, पता लग जाएगा सबको। हफ्ते भर ना खिलाइए घर का खाना, फिर जो डॉक्टरों के चक्कर, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे सबको, वो पता लग जाएगा। ये, लेकिन हम इसे महत्व नहीं देते। हम किस चीज़ को महत्व देते हैं? हम उस स्टेटस को महत्व देते हैं जिस पर इम्पोर्टेंस मिलती है। मान लीजिए मैं एक साधारण साड़ी पहनकर पहुंच जाऊं किसी पार्टी में, तो लोगों को लगेगा अरे लगता है कि कुछ गड़बड़ है इनके पास, फाइनेंशियल कुछ ठीक नहीं चल रही है इनकी लाइफ। नहीं, आप पहन के चले जाएं तो चलेगा भी, क्योंकि आपके नाम क्या है, डॉक्टर लगा, और लोग को पता है अच्छा ये
मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हैं, ये तो देखिए ना कितना अच्छा है, ये सिंपल रहती हैं, अच्छा मैसेज देती हैं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन वही जो दिस इज जिसके व्हाट पास आई एम कुछ नहीं ट्राइंग, है, यही मैंने कहा, जिसके पास कुछ नहीं है। ये बात हम लोग ऐसे ही तो देखते हैं कि उसके वही- पास कुछ नहीं है। पहले अपने आप को मजबूत करना जरूरी है। बिल्कुल, पर्सनली अगर हम अपने आप को बेटर करते जाएंगे तो हमारे लिए सारी चीज़ें छोटी छोटी मैटर नहीं करती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति, आपने अभी कहा ना कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, अभी एप्पल के सीईओ गए थे एक रेस्टोरेंट में, उन्होंने नॉर्मल के तरीके से बैठ के बर्गर खाया, उसकी चर्चा आज खूब सोशल मीडिया पे बिल्कुल हो रही है। नॉर्मली कोई व्यक्ति ढंग से किसी होटल में जाते हैं और बाकायदा कांटे चम्मच से तमीज़ से खाना खा रहे हो तो उसको कोई नहीं देखेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है, कारण कि अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना पड़े। तो ये सवाल आएगा, इसके बाद जो सवाल आपके मन में आएगा कि हर आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हम जो हैं, जैसे हैं, उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हमें अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो अंग्रेज़ी माध्यम है बात करने का, हम उस अंग्रेज़ी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, राइट? तो उसमें हमने कई बार किया है कि हमने कमतर मान लिया अपने आप को। अच्छा, गाड़ी नहीं है तो हम अच्छे नहीं हैं, अंग्रेज़ी नहीं आती तो हम अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े तो हम अच्छे नहीं हैं, मेरे हस्बैंड की सैलरी 1 लाख से कम है तो हम बहुत अच्छे नहीं हैं। ये जो चीज़ें आ रही हैं हमारे अंदर, वो ये आ रही हैं कि हम एक वैक्यूम बना रखें अपने अंदर और उसको हम इन चीज़ों से भरने की कोशिश करते हैं, और ये भरी नहीं जा सकती हैं भाई नेचुरली। कि अगर आप ये देखें कि कोई व्यक्ति इतना खाली है कि उसके पास बहुत समय है, आपने अभी कहा ना किटी पार्टी, तो किटी पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ है कि दे वांटेड सम एक्साइटमेंट इन देयर लाइफ। उनकी पूरी लाइफ में एक मोनोटोनस जीवनचर्या है, तो उस जीवनचर्या से बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपने लिए एक फ़न क्रिएट किया है, और उस फन में सब चीज़ें होंगी भाई। एक इंसान पूरे पैकेज से आता है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ब्रजेश जी बस का हैप्पीनेस ही लेके आएंगे, हाँ, ये नहीं होगा, थोड़ा सैडनेस भी लेके आएंगे, बिल्कुल लेकर आएगा, तो उसके साथ डील करना आना चाहिए। अच्छा, आजकल के दौर में एक सबसे ज़्यादा समस्या होती है, मैं अपनी ही बात कह रहा हूँ, कि उन्हें, मेरे को पूरी कहानी याद रहेगी, सब कुछ याद रहेगा, नाम भूल जाता है। मैं सामने अगर कोई है, यार तुम्हारा नाम क्या है, नाम भूलने की बहुत ज़्यादा समस्या है। हाँ, तो ये कोई बीमारी थोड़ी ना है, दिस इज नेचुरल। बहुत सारी चीज़ें आप दिन भर में करते रहते हैं और आपको पता होता है कि अगर आप नाम भूल भी जाएंगे तो इस बात से बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप उससे दोबारा पूछ लेंगे। हमारा जो अंतर्मन है ये बात जान रहा है, तो वो जो चीज़ छोड़ सकता है वो छोड़ देता है। जैसे अगर वो ये छोड़ सकता है कि भाई नाम ही तो है, फिर से पूछ लेंगे, वो फिर बता यानी देंगे। ये जो समस्या होती है खुद की हमारी होती है, हमारी होती है। हमको लगता है ये बहुत कैजुअल है कि अच्छा चलो, कैजुअली ठीक है। अगर आप कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम नहीं भूलेंगे, आप ये देखिए, आप अपने दोस्तों के नाम भूलेंगे, ऐसे किसी व्यक्ति से जिससे एक आध बार मिले हैं, जो ठीक ठाक मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी नाम भूल जाएंगे। और उनके नाम भूलेंगे हम ज़्यादातर जिनके नाम भूलने से कोई नुकसान नहीं होता। आपने अपने यहाँ पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, बहुत सारे नामचीन व्यक्तित्व को भी बुलाया होगा, उनके नाम आप नहीं भूले। अपने अंदर मुझे बहुत सारे नाम बताए, एक भी नाम आप नहीं भूले। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपका कम मिलना है, उनका एक प्रभाव है। आप नाम भूलेंगे, जो आपके यहाँ नीचे बिल्डिंग में लिफ्ट के पास कोई लड़का होगा, उसका नाम भूल जाएंगे, जिनसे डेली मुलाकात होती है, जिससे उन्हीं का नाम डेली मुलाकात होती है उसका नाम। क्यों? क्योंकि आपको पता है इससे कल भी मिलेंगे, इससे नाम पूछा जा सकता है, और इससे नाम पूछना सेफ है, बुरा नहीं मानेगा, बुरा नहीं मानेगा, तो आप उसका नाम नहीं भूलेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप मन में रख नहीं सकते ना, तो मन छोड़ता है वो चीज़ें जिनको छोड़ने में कम खतरा है। मैम, जो आज हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है, जो हम इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या यही हमारे मन में जो नए नए मनोरोग पैदा हुए इनका कारण? क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं सकते, क्योंकि एक सामाजिक मर्यादा है। तो जितना ज़्यादा सोसाइटी सोफिस्टिकेटेड हो गई, उतना ही ज़्यादा ये मनोरोग बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। अगर हम ट्राइबल्स में को देखें, उनकी फ़ोटोज़ इंटरनेट पे आती रहती है, तो बहुत खुश दिखते हैं, क्योंकि उनके पास कोई इस तरह की सामाजिक मर्यादाएं, वो बंधन नहीं है जो हमने बना रखे। हाँ, क्योंकि उनके अंतर विरोध नहीं, हाँ, वो बिल्कुल ओपन है, ओपन है, सरल है, उनको परवाह नहीं है कि आप उनके बारे में क्या तो क्या देखते, कभी क्या हम लिखते हैं। ऐसा सोसाइटी या ऐसा बीच के रास्ता निकाल पाएंगे कि हम सिविलाइज्ड भी रहें और हम अपने
अंदर के जो मनोभाव है उनको हम व्यक्त भी कर सकें, मुझे लगता है हाँ निकाल पाएंगे। तो वो कब और कैसे होगा? अगर आप पिछले 50 साल में देखें, 50 साल वो भी बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, 25 साल पहले जब तक ये यंत्र हमारे हाथ में नहीं आया था, मोबाइल, उसके पहले हम सरल थे, सोफिस्टिकेटेड भी थे और सरल भी थे। सोफिस्टिकेटेड ऐसे थे कि हम गालियाँ गलौज नहीं देते थे। आज आप कह रहे सोफिस्टिकेटेड हो गए। मैंने शुरुआत में कहा कि मैंने गाली देने का चलन इन दिनों जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ पाया है, अपने बचपन में नहीं पाया। मेरे पिताजी जब हम लोग आसपास होते थे, साला कहने में भी हिचकते थे। अगर उनके मुंह से गुस्से में साला निकल गया तो वो क्षमा मांगते थे हम लोगों से कि आई एम सॉरी बेटा, ये गुस्से में निकल गया। आज मैं देखती हूँ कि आप ये परवाह ही नहीं करता, कोई छोटे बच्चे परवाह नहीं करते इस बात की कि कोई बड़ा है। जो आज के टीनेजर्स जो छोटे बच्चे हैं, वो जिनको फॉलो करते हैं, जिनके इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके आइडियल हैं, वो ही अब तो मूवी में आ जाता, अब तो झुकेंगे नहीं साला। झुकेगा नहीं साला। हमें लगता है कि राइट, ये एक नया एंगल आपने, ये एक कॉमन और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल है जिससे हम सीख रहे हैं। और उनको पता ही नहीं लग रहा कि ये गलत है, क्यों? क्योंकि वो तो हो रहा है ना। अब वो मूवी में तो वो मजा आ रही है ना देख करके इस बात को कि भाई झुकेगा नहीं साला, तो हम भी नहीं झुकेंगे। तो ये बात वहाँ तो उन्होंने एक 3 घंटे की पिक्चर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बना दी, चला दी। और उसके पहले क्या होता था, आपको पिक्चर देखने के लिए एक बार जाना पड़ता था और वो 3 घंटे लगाने पड़ते थे, उसके लिए पैसा भी लगता था, उसके लिए चीज़ें लगती थी। अब आप फ़ोन खोलिए, हर तीसरे मिनट, हर तीसरे सेकंड एक रील उस पिक्चर की आती है, तो आपके अंदर वो बात चलती रहती है। और दूसरी बात ये है कि इसका एक बहुत बढ़िया कारण ये भी है कि हमारे पास परिवार टूट रहे हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली में आ रहे हैं, तो समय है नहीं न्यूक्लियर फैमिली। और अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो माँ बाप दोनों को काम करना पड़ रहा है, तो सिखाने के लिए कौन है? सिखाने के लिए यही तो है, फोन है। जो तो सिखा रहा है वो वही सिखा रहा है, बच्चे वो सीख रहे हैं। दूसरा ये कि अब सोफिस्टिकेशन की बात ऐसी है कि हमें सोफिस्टिकेशन से ज़्यादा इसको हम कहेंगे, हमें अपना लाभ बहुत दिखने लगा है कि यहाँ गाली देने से, हम रिक्शे वाले को मारने से नहीं चुकते, वहाँ हमारी सिविलाइजेशन पीछे चली जाती है। लेकिन अगर हमारा बॉस हमसे कुछ कह रहा है, नुकसान कर सकता है। तो कारण यही है कि हम बहुत प्रैक्टिकल होने के नाम पर बहुत उर्दू में एक शब्द है मुफाद पसंद, यानी कि प्रॉफिट लवर हो गए हैं कि हमारा जिस चीज़ में फ़ायदा होगा तो हम उसकी 2 बात सुन लेंगे। अरे जिसे फायदा उसकी गाली सुन लेंगे। सुना है कि भाई तुम उससे भिड़ने क्यों चले गए? अरे गाली तो दी थी उसने तुमको, कुछ ऐसा तो हुआ नहीं था, उससे 10 काम पड़ेंगे। अब अगर उसने ये काम करने से मना कर दिया तुम्हारा, तो क्या करोगे? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच टू द चिल्ड्रन, हम यही तो बता रहे हैं कि भैया जिससे मतलब है उसकी 10 गालियाँ सुन लो। एंड दिस इज, ये एक अलग तरीके का अंतर विरोध हम दे रहे हैं बच्चों को। तो वो जो गुस्सा वहाँ से बटोर कर लाए हैं, रिक्शे वाले पर निकल जाएगा, वाइफ पे निकल जाएगा। ये जो घटनाएं आजकल हो रही हैं, ये घटनाएं उसी गुस्से का ही तो इजहार है जो हमने इतना दबा दिया है कि अब जब निकलता है तो फिर देखते नहीं बनता। कृष्णा, कुछ सवाल आप पूछ रहे थे। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो मन होता है, कई बार मन कहता है कि ये चीज़ें सही हैं, इसको करना चाहिए, ये नहीं सही है, ये नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी चीज़ की लत लगी है आपको, जब आपने उसको पूरा कर लिया तो आपको लगा कि नहीं अब कल से नहीं करेंगे, और कल उसी टाइम फिर आपके मन ने कहा नहीं अब ये करना चाहिए। जैसे शराब को ही ले लीजिए आप, शराब जब लोग पीते हैं तो फिर सोचते हैं कि नहीं अब कल नहीं पियेंगे, और कल फिर सेम टाइम पीने बैठ जाते हैं। तो ये तो रोग है, दिस इज प्योरली बायोलॉजिकल सिस्टम। आपके शरीर में 3 लेवल की डिपेंडेंस होती है। एक होती है सिचुएशन, सोशल डिपेंडेंस, कि आप किसी पार्टी में गए, वहाँ लोगों ने बहुत प्रेशराइज किया, आपने एक ग्लास ले लिया और 1 पैक 2 पैक पी लिए। दूसरी होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, कि जब मन खराब हुआ तो पी लिया, मन बहुत अच्छा है तो पी लिया। वो जोक चलते हैं ना कि दोस्त सबसे अच्छे होते हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चलिए चल दारू पीते हैं, रिजल्ट निकला है फर्स्ट आएगा, चलो दारू पीते हैं, फेल हो गए तब चलो दारू पीते हैं। मतलब कोई सिचुएशन है, मेरा मन उस पर, जिस साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस की बात आप कर रहे हैं वो ये है। तीसरी होती है बायोलॉजिकल डिपेंडेंस, जो आप कह रहे हैं कि उसी समय पर आपको क्रेविंग होती है।
तो वो बायोलॉजिकल डिपेंडेंस है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, इसको रोग की श्रेणी में रखा जाता है, दिस इज़ अ डिजीज़। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, डी एडिक्शन सेंटर्स इस शहर में भी बहुत सारे खुले हैं, तमाम नशा मुक्ति केंद्र नशा खोले। मुक्ति केंद्र हैं, वहाँ जा कर के ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मेडिकल ट्रीटमेंट तीनों एक साथ चलते हैं। अच्छा मैम, अब एक सबसे आजकल के दौर में आपने देखा होगा, नीले ड्रम से लेके सूटकेस तक का सफ़र तय हो गया, थर्ड पार्टी एंट्री बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन मैं बात यहाँ पे वो करूँगा कि किसी भी रिलेशन में आजकल का युवा हो या शादीशुदा, वो थर्ड पर्सन एंट्री हो रहा है या प्यार में आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हफ्ते भर के रिलेशन के बाद ऐसा होता है कि वो उस रिश्ते को झेलता है। मतलब ऐसा होता है उस रिश्ते में वो परेशान रहता है, कुछ भी होगा। डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा मरीज जो आशिक हैं वही पाए जाते हैं, हाँ, ब्रेकअप ही होता है। ब्रेकअप के बाद ही हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब रिलेशन खुद में आके संतुष्टि क्यों नहीं आजकल किसी को मिल रही है? उसकी पहली बात तो ये है कि संतुष्टि हम ढूंढने गलत रास्ते से जा रहे हैं। कि हमें लगता है कि अगर हमारे पास एक गर्लफ्रेंड होगी, हमारा बॉयफ्रेंड होगा तो बहुत अच्छा है, हम उसके साथ बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो होता ही नहीं है। सबके अपने अपने पर्पस होते हैं, और वो पर्पस जैसे ही आपके पर्पस से मैच नहीं करता है, आपका मन खराब होता है और आप वहाँ से अलग हटना शुरू होते हैं। एक और चीज़ होती है, हम बहुत इम्पल्सिवली रिश्तों में जाते हैं। ये अच्छा लग रहा है, चलो इससे लेट्स डेट। डेटिंग ऐप हो गए हैं, तो हमने देखना शुरू किया, हमने मतलब हम मन समझने से पहले रिश्ते में चले जाते हैं और फिर कमिटमेंट कर लेते हैं। कमिटमेंट करने के बाद फिर हमें लगता है हम पीछे जाएंगे तो हमारे बारे में ये फिर बात उड़ेगी कि आई एम नॉट गुड, ये क्या है। फिर हम उसके नज़रिए से देखने लगते हैं अपने आप को, अपना इवैल्यूएशन लगातार करते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर हम उसे ढो रहे होते हैं। क्योंकि अब देखिए, अगर मेरठ में उस साइकोलॉजी को समझा जाए, मुस्कान की बात कर रहा हूँ, जिसने एक लड़के को पसंद किया, उससे लव मैरिज शादी की, फिर एक अलग घर में, परिवार से थोड़े दूर पे एक अलग घर में रहने लगे वो, फिर थर्ड पार्टी एंट्री होती है, तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है अपने, फिर उसी बॉयफ्रेंड को जो पति हो चुका उसको मार के ड्रम में डाल के सीमेंट से पैक कर देना, ये कौन सी साइकोलॉजी है? एक चीज़ और एंगल है ब्रिजेश जी, मुझे बताइएगा कि शी वॉज एन एडिक्ट, वो ड्रग्स लेती थी, वो शायद कुछ ऐसी चीज़ों का नशा, वो पार्टी लवर थी। हाँ, पार्टी लवर थी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें, क्योंकि इसके विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक बात ज़रूर होती है कि हम गुस्सा जो है, क्षणिक गुस्सा होता है कई बार, और उस गुस्से पे हम कंट्रोल नहीं करते हैं। अगर हमें अपने रिएक्शंस पर कंट्रोल नहीं है और हम बहुत करते हैं उस चीज़ को, जैसे हाथ पैर चला देना नॉर्मल हो गया है लोगों का, सब चला देते हैं, तो अगर यही चीज़ हमारी आदत में आ जाए तो किसी दिन हमें बहुत गुस्सा आएगा और हमारे पास रास्ते हैं कि हम किसी को ख़त्म कर सकते हैं, तो उस आवेश में उसने क्या किया और करने के बाद वो फिर जागता है, तो उसको छुपाने के लिए, आपने अभी शुरुआत में कहा था ना कि हम फिर एक झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद और झूठ बोलते हैं, दूसरा हम फिर ये बता नहीं पाते। अभी आपके सवाल में इसका जवाब छुपा है कि हम रिलेशनशिप में चले जाते हैं, फिर हम उस रिलेशनशिप को ढो रहे होते हैं, कारण कि वो व्यक्ति मर्चेंट नेवी में था, उसके पास बहुत पैसा था और हमें दोनों चीज़ें चाहिए थी। मैंने अभी कहा था कि हम 3 तरह के द्वंद्व से रहते हैं कि हमें दोनों चाहिए, मिलेगी एक ही। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपके पास 2 रिलेशनशिप साइमल्टेनियसली चलें? तो उस चक्कर में हम कई बार उस द्वंद्व से उबरने का ये गलत कोपिंग मैकेनिज़्म है हमारा, जिसकी वजह से हम ये कर लेते हैं और फिर हमें सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे साइट्स हैं भाई। हमने तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था जब हमने सुसाइड कैसे सुरक्षित ढंग से करें, ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, तो क्या करें, ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी तो जो व्यक्ति अपने आप में ही नहीं है वो व्यक्ति बीमार है। तो जो बीमार है वो इस तरह के काम कर जाता है, हम इसे जस्टिफाई नहीं कर रहे। कैसे पहचाने कि अपनी बीवी बीमार है या नहीं? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उसके व्यवहार एक दिन में नहीं बदले होंगे, उसके व्यवहार बदल रहे होंगे और आपको लग रहा होगा हम उसे टालते हैं, अनदेखा करते हैं,
फॉर द नोन रीज़न। कई बार हमारे पास समय नहीं होता, हमें लगता है ये सब चलता रहता है, सारी सोसाइटी में होता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि वो इतना कोई और रीज़न रहा हो आपके पास, आप उस चीज़ को जानते ही ना हो कि ये एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही है या इसको गुस्सा एबनॉर्मल तरीके से आ रहा है। आपको मान लीजिए उसने आप पर गुस्सा ना किया हो, अपनी काम वाली पर गुस्सा किया हो, उस पर हाथ वाथ उठाया हो, तो आप उसे नॉर्मल मानते हैं कि अरे इसको गुस्सा आ गया, ये हमारे साथ नहीं होगा। तो वो तो व्यक्ति का व्यवहार है या उसका व्यवहार दोष है जो उसके साथ है। अगर उसका समय पर समाधान नहीं किया जाएगा तो इसी तरह से बढ़ेगा। समय पे समाधान नहीं किया जाएगा तो हर गुस्सा बढ़ेगा और एक अलग रूप लेगा। तो हम आज पंचायत में बैठे थे और हमने साइकोलॉजी को लेके बहुत सी बातें की। आपको ये पंचायत कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस पंचायत से जुड़ा हुआ हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें और भी बात करेंगे, क्योंकि पूरी बात हो नहीं पाई है। साइकोलॉजी एक विषय ही अंदर की बात है ना भैया, बहुत करनी पड़ती। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम।